नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ थी लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम टॉप 2100 क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। इस सीरीज़ के अभी तक हमारे 19 पार्ट बन चुके हैं। आज हमारा ये 20वां पार्ट है और 1000 प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के पिछले पार्ट आपको हमारी प्ले में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से किस काल की जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, क्योंकि जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश किया था, उनको खत्म किया था और मगध की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये किसके नाम हैं? ये सभी चाणक्य के नाम हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, चाणक्य ने जो यह रचना करी थी अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे है ये भी पूछा जाता है। तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है और यह इन्होंने संस्कृत में लिखा था। ठीक है। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। बाद में श्याम शास्त्री जी इसके अनुवादक के रूप में जाने गए। इन्होंने 1909 में इसका हिंदी में अनुवाद किया, इसको प्रकाशित करवाया और 1915 में इन्होंने इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया था। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किन शासकों का संपूर्ण इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? तो सातवाहन शासकों का जो भी इतिहास है वो इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक के नाम था सिमुक। ठीक है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका नाम सिमुक था और इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनाई थी। ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी। यह औरंगाबाद में आता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर यह जगह स्थित है। ठीक है। एक और चीज़ आपको सातवाहन राजाओं से याद रखनी है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सेतु का काम किस राजवंश ने किया था? तो वो सातवाहन राजवंश ने ही किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो बौद्ध संघ के अंदर सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 15 वर्ष। ठीक है। बौद्ध धर्म के ऊपर ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, मौर्य काल में अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। तो मौर्य काल में अनाज की माप के लिए द्रोण करके कोई मापन प्रणाली उस समय रही होगी, इसका प्रयोग होता था। तो आपको पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग किसके लिए होता था? तो अनाज मापने के लिए होता था। अगला है, पाल वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो पाल वंश का महानतम शासक पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी धर्मपाल ने ही करी थी। ठीक है। अगर हम पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसने अपनी राजधानी को मुंगेर में बनाया था। प्रश्न बनते हैं कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो वह है धर्मपाल। संस्थापक कौन है? तो वह है गोपाल। ठीक है। और इसी गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी है। ठीक है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी 1206 के अंदर, इसका उत्तराधिकारी हुआ आरम शाह। ठीक है। तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी पर कौन बैठा था? आरम शाह बैठा था, जिसने 8 महीने शासन किया और 8 महीने के बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और 1211 में खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा था। तो प्रश्न बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आरम शाह था। ठीक है। इसके बाद अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो देखिए, इल्तुतमिश ने काफी लंबा शासन किया दिल्ली के ऊपर और इल्तुतमिश के बाद जो अगला प्रमुख शासक बने वो बने थे रजिया सुल्तान। लेकिन आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है। अगला है, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण किनके खिलाफ था? तो देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे और इसका जो आखिरी आक्रमण था वो जाटों के खिलाफ था। 1027 ईस्वी में इसने जाटों के खिलाफ आक्रमण किया था। ठीक है। प्रथम आक्रमण इसने पेशावर में किया था 1000 ईस्वी के अंदर। तो आपको याद रखना है, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, अंतिम आक्रमण 1027 में। ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था 1025 में। ठीक है। अगला है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। बदायूं ने यह कथन किसके लिए कहा था? देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो बदायूनी ने इस कथन को यहाँ पे दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से मुक्ति मिली। तो बदायूनी ने ये किसके लिए लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा है।
अगला है पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था, यानी कि वैसी भूमि जिसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल होता था वो केंद्र का होता था, सेंटर का होता था, ठीक है। तो उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर इस भूमि की जो आप बोल सकते हो अवेलेबिलिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि इसने जितनी भी दान में दी गई भूमि थी अधिकांश उसको उसने छीन कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। तो इसके काल में खालसा भूमि की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि इसने दान में दी गई भूमियों को भी खालसा भूमि में कन्वर्ट किया था, उनको सीधा सेंटर के अधिकार में ये लाया था। अगला है विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो करेंसी थी या मुद्रा थी उसे पैगोड़ा कहा जाता है, और बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी उसे हूण कहा जाता है। अगला है भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने करी थी। तो भारत के अंदर कादरी सिलसिले की स्थापना मोहम्मद गौस ने करी थी, और जो कादरी सिलसिला था इसकी मूल स्थापना बगदाद में की गई थी सैयद अब्दुल कादरी अल जिलानी के द्वारा। तो जो कादरी सिलसिला है यह मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत बगदाद में की गई, लेकिन भारत में इसको किसने शुरू किया, तो मोहम्मद गौस ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जो दारा शिकोह थे, शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था, यह इसी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक है। अगला है बाबर ने तुगलकमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो तुगलमान युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया था मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें। और किसके खिलाफ किया था, कब किया था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर बाबर और लोदी वंश के जो इब्राहिम लोदी थे उनके मध्य में, इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम इस तरीके का इस्तेमाल किया था, तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में। अगला है किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तो तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था मुसलमानों को बाबर ने। अकबर के बचपन का क्या नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था, ठीक है। अकबर के अगर हम जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में अकबर का जन्म होता है, और 14 फरवरी 1556 में कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो दोनों बातें याद रखनी है, राज्याभिषेक भी और जन्म भी। अगला है वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नामक संस्कृत के कवि किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। तो देखिए ये जो दो कवि हैं वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, ये संस्कृत के उस समय के काफ़ी फेमस कवि थे, और ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। अगला है दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया है। तो देखिए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया है, ये दारा शिकोह ने करवाया है, और सिर ए अकबर के नाम से इसका अनुवाद इन्होंने करवाया है, ठीक है। सर ए अकबर भी बोला जाता है, कहीं पर इसको सिर ए अकबर भी लिखा जाता है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो था यह 1784 में पारित हुआ था, और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो होते लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के ही काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, और इसी एक्ट के विरोध में लॉर्ड हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अगला है कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू की गई। तो बिजली से संचालित तार सेवा सबसे पहले कब शुरू की गई, तो यह 1853 में शुरू की गई। कलकत्ता और आगरा के मध्य इसको शुरू किया गया, और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और किसने करी थी। तो इंग्लैंड के अंदर भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी 1887 के अंदर, ठीक है। तो देखिए भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई है, इंग्लैंड के अंदर की गई है 1887 में, और इसके ठीक 5 साल बाद यानी कि 1892 में दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में संसदीय चुनाव जीत गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की, तो इसकी स्थापना महागोविंद रनाडे द्वारा की गई थी, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे, इनके द्वारा 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की गई। तो दोनों सुधार समितियों के बारे में आपको याद होना चाहिए। MG रनाडे किसके राजनीतिक गुरु थे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। तो कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा कि भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है।
अगला है चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ था? तो यह जो कांड हुआ था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें जो भीड़ थी, काफ़ी उग्र भीड़ थी, जिसने थाने के अंदर आग लगा दी थी और कुछ पुलिस वाले वहां पे जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था, उसको वहां पे बंद कर दिया था। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो किताब लिखी है बंदी जीवन, यह सचिंद्र सन्याल ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद में आयोजित चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए, ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब पीछे कोई लॉजिक हो, तो उसी लॉजिक के थ्रू मैंने इसको बनाया है। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, इसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए ऐसा प्रश्न बन सकता है। अगला है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को। ठीक है, दांते फ्लोरेंस नगर इटली का निवासी था, ये आपको याद रखना है। तो ये भी पूछा जाता है पुनर्जागरण का जो शुरू हुआ था, पुनर्जागरण की ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये फ्लोरेंस नगर इटली से ही हुई थी, क्योंकि जो दांते था ये यहीं का निवासी था। इसकी आपको एक किताब याद रखनी है, डिवाइन कॉमेडी। ये किसकी रचना है? यह दांते की ही रचना है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों के देश के नाम से संबोधित किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, और आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी नेपोलियन को ही माना जाता है। तो दो प्रश्न है, दोनों याद रखने हैं कि इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था? ये नेपोलियन ने कहा था, और नेपोलियन को ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। कमेंट करके आप बताएंगे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया, और उन्हीं के सुझाव पर फिर बाद में यूनाइटेड नेशन का भी गठन हुआ। ठीक है। अगला है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के किस जनरल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था? तो डेजर्ट फॉक्स के नाम से एक जनरल जर्मन जनरल को जाना जाता था, जिसका नाम था जनरल रोमेल। ठीक है, तो जनरल रोमेल ये एक जर्मनी का जनरल था जिसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला है सूर्य को दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? यानी कि हमको पता है, देखिए हमारा जो सूर्य है, यह हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है इसका 25 करोड़ वर्ष। तो सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। तो एक इसको एक कर देना। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड वर्ष कितने होते हैं? इसके अंदर 25 करोड़ वर्ष होते हैं, और इतना ही टाइम लगता है सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में। गति अगर पूछी जाए किस गति से इसका चक्कर लगाता है ये गैलेक्सी का, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। अगला है बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो जो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, मरकरी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसका अपने चुंबकीय क्षेत्र का होना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? प्रश्न बनता है, एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि जब एग्जाम में ये प्रश्न आया था तो वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिया था, वहाँ पर 150 मिलियन किलोमीटर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो जो दो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? देखिए, जब ग्लोब के ऊपर दक्षिण और उत्तर को मिलाने वाली ये जो रेखाएं होती हैं, इन्हें ही देशांतर कहा जाता है। तो इन दो रेखाओं के बीच का जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है गोरे। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे गोरे कहा जाता है। और कितनी होती है यह डिस्टेंस? यह लगभग 111 किलोमीटर के करीब होती है। अगला है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील की अगर हम बात करें तो वो है पेगोंग झील, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर हम विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो वो है बैकॉल झील। ठीक है, अगर हम विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है कैस्पियन सागर। और अगर हम विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की अगर हम बात करें तो वो है सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका में आती है। ठीक है, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी वो है सुपीरियर, खारे पानी की बात करें तो पैगोंग, और गहरी झील बैकॉल, सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। चारों याद रखनी है।
अगला है किस यूरोपीय देश को किसानों का देश भी कहा जाता है? तो किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भर है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किसानों का देश कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस को समुद्र की रानी या लघु यूरोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। साथ ही समुद्र की रानी भी फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में वनों को क्या कहा जाता है? तो एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढलान में जंगल पाए जाते हैं उन्हें मोंटाना कहा जाता है। ठीक है, होली लैंड किसे कहा जाता है? तो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है यरूशलेम। यरूशलेम को होली लैंड के नाम से जाना जाता है जो कि इजराइल की कैपिटल है। ठीक है, अगला है किस पठार को टर्की का पठार भी कहा जाता है? तो अनातोलिया का पठार जो है इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है। कतर की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कतर की राजधानी यह दोहा में स्थित है और इसकी मुद्रा है रियाल। देखिए कतर इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको जानकारी रखनी है क्योंकि अगले साल 2022 में यहाँ पर जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो होना है, तो यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं। तो कतर की राजधानी दोहा है और इनकी जो मुद्रा है उसका नाम रियाल है। रियाल जो मुद्रा है यह ईरान की भी मुद्रा है और ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड में भी हमने कई बार देखा है, सीधा उत्तराखंड का एरिया पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही आपको भारत का भी याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, तो 7वां सबसे बड़ा देश कौन है विश्व का? वो है भारत। अगर हम शुरुआत के 6 देशों की बात करें तो सबसे पहले आता है रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं। 7वें नंबर पे भारत आता है, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि दक्षिण भारत के साइड की बात हो रही है, जो मध्य भारत के नीचे की बात हो रही है, और वहाँ पे सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो है तालाब। और तालाब के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। अगला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यह बिहार में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ये कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत यह 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोटर वाहनों में वृद्धि से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था? तो मोटर वाहनों में करों में वृद्धि करने से रिलेटेड एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति का नाम था भूरेलाल समिति। तो प्रश्न बन सकता है कि भूरेलाल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है या किससे है? तो करों में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, मोटर वाहनों में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत या अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अगला है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? देखिए संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए जो हमारे अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने किसको कहा था संविधान की कुंजी? तो उन्होंने आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको कहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? ये प्रस्तावना को कहा जाता है। अंबेडकर के आधार पर वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अगला है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब इसका गठन किया गया उस समय इसकी राजधानी करनूल में थी। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किया गया है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड जो जानकारी यह आर्टिकल 40 में किया गया है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पकल ने। और अंतिम प्रश्न है आज का 1000वां प्रश्न हमारा इस सीरीज़ का कि दूरदर्शन की प्रथम महिला समाचार वाचक कौन थी? तो दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचक थी प्रतिमा
पूरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थे फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन आज की वीडियो के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी जल्दी इसको कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। अभी 20 पार्ट्स इसके और आने हैं, 21 पार्ट्स अभी इसके और आने हैं, जिसमें हमें 1100 प्रश्नों को देखना है। तो आप इसको अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने की यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आपने अगर हमें अभी तक फेसबुक पेज पे हमको फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप जाके जीके ट्रैकर जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं। वहाँ से भी आप हमारी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।